सो आज 26 अक्टूबर और आज हम द हिंदू के एडिटोरियल्स कवर कर रहे हैं। आज काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स आए हैं। तो सबसे फर्स्ट हमारा आर्टिकल जो है वो है विमेन मैरिज एंड लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन। इसमें राइटर ये बोल रही हैं कि जो विमेन का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो और भी कम हो गया अगर 1990 से कंपेयर करोगे 2022। ठीक है, ये एक ओवरऑल इसका ब्रीफिंग है। हम स्टार्ट करते हैं। इसमें ना जो ये राइटर है ना, इन राइटर का नाम है ग्लॉडिन गोल्डिन। ये जो है ये बोलती हैं कि जो डिमिनिश लेवल जो है वीमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का वो कॉन्सिक्वेंस है इंटर हाउस होल्ड बार्गेनिंग पावर का। इसका मतलब ये है कि जो विमेन है ना आफ्टर मैरिज उनकी हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जब इतनी बढ़ जाती है उसकी वजह से क्या होता है वो इतना लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन नहीं कर पाती है। और इनको भी रिसेंटली अवार्ड दिया गया था इकोनॉमिक नोबल फॉर हैविंग एडवांस्ड आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वीमेन लेबर मार्केट आउटकम्स। मतलब विमेन का जो लेबर आउटकम्स है मार्केट में कम है कि ज़्यादा है पार्टिसिपेशन उनका, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए उनको एक अवार्ड दिया गया था। उन्होंने बहुत ज़्यादा एनालाइज किया है विमेन की इकोनॉमिक हिस्ट्री पे और कैसे जेंडर डिस्पैरिटीज़ देखी जाती है उसके ऊपर। अगर हम इन्होंने डेटा बताया, डेटा ये शो करता है कि लेबर पार्टिसिपेशन कितना कम है। तो रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने एस्टिमेट किया था जो वर्ल्ड वाइड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है विमेन का वो 47.3% है। और वहीं पे अगर इंडिया का हम देखेंगे तो ये डिक्रीज़ हुआ है। इंडिया का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो भी कम हुआ है 1990 से। अगर हम 2022 में देखेंगे तो 1990 के अंदर ये 28% था और आज अगर आप देखोगे इसको 24% है, तो बल्कि ये डिक्लाइन ही हुआ है। फिर इसके बाद में जो हमारी गोल्डन है वो ये हाईलाइट करती है कि जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है एडल्ट वीमेन का वो हमें यू शेप पैटर्न हमें दिखाने की कोशिश करता है कि पहले तो इनिशियली डिक्लाइन हो रहा था फिर बाद में फिर से बढ़ना स्टार्ट हुआ। तो पहले ये देखा गया कि डिक्लाइन क्यों हुआ। डिक्लाइन इसलिए हुआ क्योंकि पहले जब मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा था, मार्केट में अगर पैसा होता था तो अगर घर की इनकम बढ़ती थी तो ये बोला जाता था कि विमेन काम क्या करेगी, हम कमा रहे हैं इनफ, तो इसलिए था। बट अब ये देखा गया कि आज की इकोनॉमी में कि लोगों से जब से ऐसा जो है सेविंग्स कम हो रही है, अगर आज का हम इकोनॉमिक स्टेटस देखेंगे तो उसकी वजह से क्या हो रहा है फिर से इनका पार्टिसिपेशन थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, आगे जाके और बढ़ेगा। बट द इनकम इफेक्ट वीकन्स इसका आफ्टर मैरिज। और फिर बाद में ये भी देखा गया कि डिक्रीज़ होने का एक और रीज़न उन्होंने बताया, जो यू में जब डिक्रीज़ हो रहा तो ये भी एक रीज़न उन्होंने बताया कि आफ्टर मैरिज ये टेंडेंसी होती है कि बहुत सारे ऐसे वेरिएबल होते हैं जो विमेन को वर्क नहीं करने देते हैं। अगर वर्क करने का अगर हम बात बताएं तो जैसे कि अगर विमेन मैरिड हो चुकी हैं तो उनके ऊपर फैमिली ऑब्लिगेशंस आ जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट जो है जो मतलब एम्प्लॉयमेंट इतना वो उन पर फोकस नहीं करेंगी। और फिर बाद में और जो विमेन जो होगी एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड डोमेस्टिक स्पेयर, और फिर बाद में उसको डिस्प्रूव करेगी कि भाई हमें एम्प्लॉयमेंट बाहर नहीं करनी है। और बहुत ज़्यादा ये सब बहुत ज़्यादा फैक्टर्स इसमें इंक्लूड होते हैं क्योंकि उनको अपना खुद का भी केयर करना है, फिर किड्स का भी केयर करना है और सोसाइटी की भी काफ़ी कोड्स होते हैं तो वो भी उनको मैनेज करने होते हैं। अदर चैलेंजेस क्या होते हैं, अगर मान लो शादी के बाद अपना जो करियर है वो अगर रिज्यूम कर लेती हैं तो वो उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दे सकती जितना एक मेल काउंटर पार्ट उनका देगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लो विमेन है तो वो 7 o'clock तक ही वर्क कर पाएगी, अदरवाइज उसको घर पे आना है, अपने बच्चों का केयर करना है एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट अगर आफ्टर मैरिज ये चीज़ें काफ़ी देखी जाती है कि ये कंस्टेंट होता है कि उनको उसी टाइम पे पहुंचना है। बट वही अनमैरिड है, अनविडो है तो उनका ये कोई सिचुएशन नहीं देखने को मिलता है। और फिर उसके बाद में ये भी देखा जाता है जेंडर असिमेट्रिकल प्रोफेशन भी देखा जाता है। जैसे कि मान लो कुछ करियर है फिर उसके बाद में ना वो विमेन के लिए ही सूटेबल देखा जाता है, जैसे कुछ हार्ड वर्क का है या अगर कुछ मैनुअल वर्क है तो वो देखा जाता है कि वो विमेन के लिए ही है। फिर इसके बाद में यही वाली बात की गई है कि
जेंडर डिस्पैरिटीज़ इन प्री मैरिटल करियर सिलेक्शन, इनकम इनक्वालिटी, इसका रिजल्ट क्या होता है, इनकम इनक्वालिटी होता है, और ये सब चीज़ें हम देखने को मिलती है। और ये भी चीज़ देखा जाता है कि विमेन जो अपर स्ट्रेटा की होती है ना, वो ज़्यादा अनएम्प्लॉयड रहने का उनका चांसेस होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इनफ इनकम होती है, तो विमेन को पार्टिसिपेशन नहीं करनी पड़ती। लेकिन जहाँ पे हम लोअर स्ट्रेटा में जाएंगे तो वहाँ पे विमेन भी पार्टिसिपेट करती है। विमेन पार्टिसिपेट इसलिए करती है क्योंकि वहाँ पे ये देखा जाता है कि वो ऑलरेडी पॉवर्टी में है, तो अगर कोई एक और अर्निंग मेंबर होगा तो उनका जो बर्डन है वो थोड़ा कम हो जाएगा, तो इसलिए ये चीज़ भी देखी जाती है। और जब हम एनालाइज करते हैं ना फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, हम उसको दो चीज़ों पे बेस पे ना एनालाइज करते हैं, तो यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस एंड यूजुअल प्रिंसिपल एंड सब्सिडियरी स्टेटस। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या होता है कि जो कि एक सर्वे है 25 से लेके 49 ईयर्स के बीच में कि कितना एम्प्लॉयमेंट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर इसके बाद में ये भी देखा जाता है कि मैरिड वीमेन जो है वो हमेशा लो एम्प्लॉयमेंट प्रपोर्शन जिनको देखा जाता है। अगर हम अगर हम यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस में अगर हम देखेंगे तो यही देखा जाता है कि एक यूजुअल का प्रिंसिपल स्टेटस हम देखेंगे तो देखेंगे कि भाई जो मैरिड विमेन है वो कम पार्टिसिपेट करती है। बट वही यूजुअल प्रिंसिपल एंड सब्सिडरी स्टेटस में अगर आप देखोगे, मतलब जो नीचे जो लोअर स्टेटा वाले जो लोग होते हैं उसमें अगर आप देखोगे तो वो चीज़ काफ़ी हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये देखा कि मैरिज कितना इन्फ्लुएंस करती है लेबर फोर्स में। अब 2022 और 23 में ये बोला गया था कि देयर हैज़ बीन नोटेबल डिक्रीज of 5% in female labor force participation rate among married women aged 25 to 49 years। ठीक है, तो ये भी हमने देखा कि भाई पहले जो था 50% था 2004 और 5 में, वही अब 2022-23 में 45% ही उनका जो पार्टिसिपेशन रह चुका है, तो डिक्लाइन हो गया है 5% का। और ये इसलिए हुआ है, क्यों हुआ है, क्योंकि वही है कि मैरिड विमेन हैं तो उनको मतलब जो अपर स्ट्रेटा की होती है तो उनके पास बेनिफिट्स होते हैं कि अगर मेल पार्ट जो है वो अच्छा अर्न कर रहा है तो विमेन को अर्न करने की नीड नहीं पड़ती है। वही घुमा फिरा के वही बात बोल रखी है, स्किल और ये सब कुछ ऐसा है नहीं इसके अंदर। और सोल्यूशन क्या है इसका, ये है कि बहुत ज़्यादा एक तो ना गवर्नमेंट की स्कीम थी एक सोल्यूशन, तो उसके बारे में मैं बता देती हूँ। दैट इज़ नेशनल क्रेश स्कीम फॉर द चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग मदर्स। इसमें ये होता है कि उनके चिल्ड्रन की केयर के लिए उनको थोड़ा कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे जो मैरिड वुमेन भी है वो भी वर्किंग में बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाए। तो इस आर्टिकल में तो बार में घुमा के एक ही बात लिखी हुई है, बस इसका ओवरऑल रिव्यू ये है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट उनका कम हो रहा है। उसके रीज़न ये है कि जो मैरिड वुमेन हैं उनका तो ये होता है कि मेल काउंटर पार्ट अपर स्टेटा में अगर अच्छा कमा रहे हैं तो वो उनको कम वर्क नहीं करने देते। लोअर स्टेटा में फिर भी लोग अगर वर्क करते हैं तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि पॉवर्टी रिमूवल पे और आफ्टर मैरिज ये भी देखा जाता है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी हो जाती है तो वो फ्लेक्सिबिलिटी उतने काम में नहीं दिखा पाते जितना एक मेल उनका काउंटर पार्ट दिखाता है। फिर उसके बाद में सोल्यूशन भी देते हैं राइटर कि गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसमें जो विमेन हैं जो वर्किंग विमेन हैं उनको केयर प्रोवाइड की जाती है, दैट्स वाई वो अपने वर्क पे भी फोकस कर पाए। दैट्स ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल पे हम चलते हैं, दैट इज़ अनहेल्दी अर्बन इंडिया मस्ट गेट इनटू स्ट्रीट फाइट मोड। मतलब वही है कि अगर आप स्ट्रीट देखोगे कोई भी, अगर दिल्ली में देखोगे या कोई भी अर्बन सिटीज़ है, मुंबई हो गया, तो वहाँ पे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा लोग वर्क के लिए बाहर निकलते हैं तो बहुत ही अनहेल्दी खाते हैं कि स्ट्रीट से कुछ ले लिया या कुछ ले लिया। तो इसमें ये देखा जा रहा है कि हमारी जो आर्टिकल में ये बोल रहे हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है ना 2035 तक 675 मिलियन हो जाएगी, जो कि सेकंड हाईएस्ट होगी वर्ल्ड के अंदर। लेकिन जो हमारी सिटीज़ है ना वो एक फ्यूलिंग इफेक्ट होता है कि हमारी क्या इकोनॉमिक सुपर पावर होने वाली है। इसका मतलब ये है कि अगर आप सिटीज़ में देखोगे ना तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बहुत है, तो एम्प्लॉयमेंट जो हो रहा है तो ये जो लोग एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं वो हमारे लिए क्या है, कंट्री के एसेट्स होते हैं। तो वहीं से अगर आप वहाँ पे कुछ अनहेल्दी अगर आप खा रहे हैं या कुछ अनहेल्दी आप एटमॉस्फेयर में रह रहे हो तो इस तरह से आपके एसेट को ही प्रॉब्लम होगा। अगर आपके एसेट को प्रॉब्लम होगा तो अल्टीमेटली वो एसेट ही आपके लाइबिलिटी में भी बदल सकते हैं। फिर इसके बाद में ये होगा कि अर्बन इंडिया मल्टीपल हेल्थ रिस्क।
और क्या क्या रिस्क है यहाँ पे। एक तो पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन कितना है, लिमिटेड ग्रीनरी है, कोई साइड वॉक्स नहीं है, पार्क्स नहीं है, और बहुत ज़्यादा अनहेल्दी फूड यहाँ पे चारों मेर आपको देखने को मिलेगा। और अगर हम ये बोलेंगे ना कि ये ना यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम इनके बहुत ज़्यादा डाइवर्स मल्टी स्किल्ड सोशल इन्वायरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पैटर्न्स को अगर हम देखेंगे तो ये हम देखेंगे कि जो सिटीज़ होती है ना वो अभी रिस्क पे है, कार्डियो मेटाबॉलिक रिस्क के ऊपर है, जो कि जो लोकल एनवायरनमेंट है, लोकल एनवायरनमेंट को क्या करती है, इफ़ेक्ट करती है। सपोज़ मान लो कि यहाँ पे ना कुछ अगर दिल्ली की बात करें तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पोल्यूशन है, तो वहाँ पे क्या होगा, लोकली जो है उनके एनवायरनमेंट में क्या होगा, इफ़ेक्ट आएगा। तो उसका भी यही सोल्यूशन है कि आप लोकल एनवायरनमेंट लोकली ही आप कुछ ऐसे मेजर्स लिए जिससे वो कम हो जाए। और ग्लोबली यहाँ पे 7 हमें फिज़िकल प्रोविजनिंग सिस्टम देखने को मिलते हैं, जो कि मतलब हर एक इंसान की को मतलब किसी भी अगर ह्यूमन हेल्थ की अगर आपको ह्यूमन की अगर हेल्थ देखनी है तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा कोर होती है। क्या चाहिए किसी भी इंसान को, फूड चाहिए, एनर्जी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, हाउसिंग चाहिए, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वाटर चाहिए, वेस्ट मैनेजमेंट चाहिए। तो ये सब हमें चाहिए होता है। बट इसके अंदर ये देखा गया है कि 90% ऑफ द वर्ल्ड वाटर जो है वो डिसफंक्शनल है, मतलब इतना प्रोडक्टिव ही नहीं है। वहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक आपको हेल्दी वाटर नहीं मिलेगा, और कार्बन इमिशंस इतने हैं, ये भी देखने को मिलता है। और कुछ सोशल इनइक्वालिटीज़ भी इतनी सिटीज़ में देखी जाती है कि एक तो है बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे हैं जिनका होगा 5-6 लाख पर मंथ का पैकेज, एक है कि 20,000 या 30,000 में अपना कमा के काम चला रहे हैं। फिर इसके अंदर देखा जाए डबल और ट्रिपल ड्यूटी एक्शंस क्या है कि हमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है अभी क्लीन एनर्जी में और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के अंदर, और हमें क्या करना है, स्मॉल चेंजेस लेकर आने हैं हमारे और भी बाकी सिस्टम्स के अंदर हमें चेंजेस लेकर आने हैं। और जैसे कि हमें साइड वॉक्स बनाने की नीड है, बाइकिंग लेन्स बनाने की ज़रूरत है। और ये भी देखा जाता है कि अगर मान लो अगर आप इन सब चीज़ों से अगर आप एक अनहेल्दी लाइफ जी रहे हो, एक सिटी में हो, पोल्यूशन में हो, अनहेल्दी फूड पे खा रहे हो, तो उसका सोल्यूशन ये है कि आपको रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज पे फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि एक्सरसाइज क्या करता है कि आपके ना जो रिस्क है ना, अगर कोई चीज़ भी अगर ख़राब खाने से, तो वो कम हो जाते हैं। तो ये बोला है। और फिर बाद में क्या होता है कि अगर आप एक तो ख़राब भी खा रहे हो और ऊपर से आप एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हो, तो इससे क्या होगा, आपका इंसुलिन है वो बढ़ता जाएगा, आपका फैट जो है वो डिपॉजिट होता जाएगा। तो इसलिए बोला गया है कि एक्सरसाइज एक वे है कि जिससे हम आगे के जो लॉसेज हैं, हमारे हेल्थ लॉसेज हैं, उनको एक मिटिगेट कर सकते हैं, उनको हम कम कर सकते हैं। फिर इसके बाद में हाँ, हमने ना टुवर्ड्स होलिस्टिक अर्बन पॉलिसी, अगर और अर्बन पॉलिसी के लिए हम बात करें तो करेंटली बेस्ड एंटायरली ऑन रिडक्शन इन एयर पोल्यूशन, बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन के ऊपर ही हम वर्क कर रहे हैं। उसके बाद में हमने मतलब वही है कि जैसे कि इलेक्ट्रिक कार्स हम बनाने की बात करें, ईवी व्हीकल्स, ईवी को काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है। फिर इसके बाद में वॉकिंग पाथ्स बनाना, बाइसिकल लेन्स बनाना। और फिर बाद में ये भी बोला गया है कि इसमें ये भी किया जाएगा इन पॉलिसीज़ के तहत कि इनकरेज किया जाएगा कि आप फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएं, लिमिटेड शुगर्स का आप कंजम्पशन करें, और जिससे क्या होगा कि आपके हेल्थ जो है ना, जैसे किसी को ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, या कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसको कम करने में हेल्प मिलेगी। क्योंकि अगर हम बात करें कि अर्बन प्लानिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो अर्बन प्लानिंग में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी चीज़ है कि अर्बन प्लानिंग के अंदर हमें हेल्थ को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देना है। ठीक है। फिर वही वाली चीज़ है कि अनहेल्दी डाइट क्या होगा, अनहेल्दी डाइट हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी से कर सकते हैं। तो इस पूरे आर्टिकल में बस अर्बन के बारे में बताया है कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम है यहाँ पे अनसेफ फूड है, और काफ़ी चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। बट अगर ये सब चीज़ें हमें रिड्यूस करनी है तो काफ़ी चीज़ हम कर सकते हैं। हमें एक्सरसाइज पे काफ़ी फोकस करने के लिए जो राइटर है वो हम बोल रहे हैं, और ये सब चीज़ें बस इसमें डायरेक्टली ये है कि अनहेल्दी फूड है, अर्बन प्लानिंग में आप अपना जो है हेल्थ को भी इंक्लूड कीजिए, जहाँ पे अगर कुछ भी रिस्क फैक्टर है कोई भी अगर बीमारी का, तो उसको रिड्यूस किया जा सकता है। क्योंकि अल्टीमेटली जो अर्बन पॉपुलेशन है, जो भी वर्किंग है, वो एक एसेट है कंट्री के लिए, इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए। अगर उनकी हेल्थ पे अगर वो किया जाएगा तो अल्टीमेटली एक पॉजिटिव आउटकम हमें देखने को मिलेगा।
दैट्स ऑल फॉर सेकेंड आर्टिकल। अब नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते कि रिसेंटली आपने देखा होगा कि भूटान के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो चाइना के काउंटर पार्ट से मिले थे, और उससे ये हुआ कि हमें थोड़ा टेंशन हुआ क्योंकि भूटान हमारा बहुत अच्छे मतलब हमारा पार्टनर है और हम उस पर काफ़ी एक काइंड ऑफ स्मॉल ब्रदर की तरह ही हम उसको ट्रीट करते हैं। तो अब अगर मान लो इनके बीच में आज से पहले कभी इतनी बात हुई नहीं चाइना और भूटान के बीच में, लेकिन अभी चाइना बोल रहे हैं कि भाई डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो हम दोनों के बीच में इस्टेब्लिश हो सकते हैं, बट इससे इंडिया थोड़ा सा डर रहा है कि क्या होगा। तो आगे अगर इसके बारे में कुछ होगा तो अगर कुछ आता है ब्रीफली तो बताएंगे, बाकी बस ये जस्ट एक मीट थी। फिर इसके बाद में बात कर रहे हैं कि बेंगलुरु में एक मेट्रो लाइन बढ़ा दी गई है, पर्पल बेसिकली एक लाइन है वहाँ पे बढ़ा दी गई है, जो कि जो वेस्ट है और ईस्ट है जो बेंगलोर का वो उनको कनेक्ट करेगा। तो इट्स नॉट फॉर सो मच इम्पॉर्टेंट कि आप बेंगलोर के बारे में पढ़ें अनटिल एंड अनलेस आप आंध्र प्रदेश की कोई एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो, बस ठीक है मेट्रो का एक्सपेंशन हुआ है बेंगलोर के अंदर। फिर इसके बाद में अपना आया है द लीगैलिटी ऑफ यूजिंग वाइट फॉस्फोरस। तो वाइट फॉस्फोरस में यहाँ पे क्या हो रहा है, इज़राइल जो है ना वो वाइट फॉस्फोरस यूज़ कर रहा है, ठीक है। एक ये आर्टिकल है और ये इसको हम अभी कवर करते हैं। और एक और आर्टिकल है गाज़ा और वेस्ट, जैसे कि हमने कल परसों के आर्टिकल में देखा था कि ये 5th अटैक है जो कि इज़राइल जो है गाज़ा पे कर रहा है। और अगर ये देखा जाए तो गाज़ा जो है वो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किसको करता है, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है वो इज़राइल को करता है, और इज़राइल से मोस्ट ऑफ द एक्सपोर्ट जो है वो गाज़ा को जाते हैं। तो इस तरह से ये देखा जा रहा है कि ये जब वॉर हो रही है ना तो गाज़ा जो है वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में ना जाते जा रहे हैं, जिससे अल्टीमेटली क्या होगा कि बहुत ही डिसऑर्डर जो है वो मेंटेन हो जाएगा गाज़ा में, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे बहुत इन्फ्लेशन आ जाएगा। ये इंडायरेक्टली हम कवर कर चुके हैं, बार बार एक ही टॉपिक को कवर करने का कोई सेंस नहीं है। एक बार चीज़ ख़त्म हो जाए तब उसका पूरा एनालाइज आप पढ़ लीजिए, दैट्स ऑल। क्योंकि नहीं याद रहेगा ये छोटा मोटा आप बार बार पढ़ेंगे, बस हमें ये है कि क्रक्स पता रहना चाहिए, ओवरऑल आइडिया पता होना चाहिए कि अगर ऐसा हो रहा है तो गाज़ा की इकोनॉमी पे इफेक्ट होगा और बहुत ही नेगेटिवली इफेक्ट होगा, क्योंकि ये 5th वॉर है और 5th वॉर होने के चलते उनके जो लोग हैं वो पॉवर्टी में ज़्यादा डिक्लाइन होते जा रहे हैं। तो ये हो गया बेंगलोर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। अब हमारा मेन आर्टिकल आता है दैट इज़ लीगैलिटी ऑफ यूजिंग वाइट फॉस्फोरस। तो हमें फॉस्फोरस का थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है। तो अभी जो इज़राइल है वो वाइट फॉस्फोरस के म्यूनिटेशंस जो है वो गाज़ा में यूज़ कर रहे हैं। तो जो इज़राइल डिफेंस फोर्सेस है ना वो बहुत ज़्यादा वाइट फॉस्फोरस का वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, जो मतलब किस लिए बेसिक यूज़ किए जाते हैं यहाँ पे सिग्नल, अगर आपको किसी को सिग्नल देना है ना तो वो वहाँ पे वाइट फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये एक बहुत ही टॉक्सिक सब्सटेंस है। और UN सेक्रेटरी जनरल जो है उन्होंने बोला था IDF को कि any precaution that were taken by IDF were clearly inadequate in view of firing high explosive cell into the compound। तो ये कि उनको ये दे रहे हैं कि जो UN सेक्रेटरी जनरल है ना वो भी इनको वार्न कर रहे हैं कि ये जो आप यूज़ कर रहे हो ना इससे बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव मतलब हार्म हो सकता है इसके ऊपर। फिर उसके बाद आता है अभी जो गोल्डस्टोन रिपोर्ट है उसने भी कंडम किया है कि IDF का जो यूज़ है ना वाइट फॉस्फोरस का सिविलियन एरिया में वो कितना डेंजरस हो सकता है। फिर इज़राइल मिलिट्री ने भी ये बोला है कि वो अबेंडन करेंगे वाइट फॉस्फोरस यूज़ का जब तक उनको कुछ उसका एक्सेप्शन नहीं मिल जाता है, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली क्योंकि ऐसा भी बोला गया है कि अगर वो यूज़ करते रहेंगे तो एक ह्यूमैनिटेरियन लॉ का भी वायलेशन वो कर रहे हैं, इसलिए वो उसको रिप्लेस भी ज़रूर करेंगे आने वाले टाइम के अंदर। फिर इसके बाद में ये बोला जा रहा है कि क्रिएट डेंस स्मोक एंड इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डेंस स्मोक जो है स्क्रीन में इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉम्बैट हिंडरिंग विजिबिलिटी एंड प्रोवाइडिंग कवर टू मिलिट्री मैन एंड गिवर्स, ये स्मोक करता है। और फिर इसके बाद में इसको बहुत ज़्यादा बॉम्ब जैसे चीज़ों में बॉम्ब बनाने के अंदर भी इनको बहुत यूज़ किया जाता है फॉस्फोरस को, जिससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इंटेंस फायर्स जैसे निकलने के चांसेस होते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो सिविलियंस हैं उस पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा हार्म करता है। और जो हमारी जो कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशनल वेपन्स जो है वो भी इम्पोज करती है रिस्ट्रिक्शन फॉस्फोरस यूज़ का, क्योंकि उन्हें सेफगार्ड करना होता है सिविलियंस के राइट्स को। इसमें ये भी बोला गया है कि वाइट फॉस्फोरस जो है
वो सब्जेक्ट टू रूल्स एंड प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ विच एम्स टू मिनिमाइज हार्म टू बोथ सिविलियंस, वही वाली बात इसमें भी बोली है। फिर इसके बाद में ये भी है कि इंसेंडियरी वेपन होते क्या हैं। इंसेंडियरी वेपन्स होते हैं कि प्रोटोकॉल थर्ड जो है CCW का, कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशनल वेपन का, वो ये बोलता है कि वो डील करता है इंसेंडियरी वेपन से। उनका जो आर्टिकल है वो ये डिफाइन करते हैं इसको, ये है कि एज अ वेपन प्राइमली डिजाइन टू सेट फायर टू ऑब्जेक्ट्स और टू कॉज बर्न इंजरी टू पर्सन्स थ्रू द एक्शन ऑफ फ्लेम, हीट और कॉम्बिनेशन देयर ऑफ प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस डिलीवर ऑन द टारगेट। कि भाई एक वेपन है जो कि बनाया गया है कि फायर करेंगे जिससे सामने वाला जो है वहाँ पे हीट जनरेशन होगी, फ्लेम होगी, तो सामने वाले को फ्लेम महसूस होगी और हीट महसूस होगी। तो जैसे हम गन जो तोपे जैसे होता है ना, तोप जैसा, वैसा टाइप कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर इसके बाद में केमिकल वेपन कन्वेंशन जो है वो एक ट्रीटी है जो कि इस्टेब्लिश करती है जो कि केमिकल वेपन्स को बैन करने में, अगर कोई भी अगर ऐसा वेपन है जो कि केमिकली डेंजरस हो सकता है उसको बैन करता है। और फिर बाद में उसके काफ़ी रेगुलेशंस भी इसके अंदर मेंशन्ड होते हैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट है कि एडवाइजरी ओपिनियन ऑन लीगैलिटी ऑफ द थ्रेट और यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन एंड एडिशनल प्रोटोकॉल 1 ऑफ द जेनेवा कन्वेंशन विच एसेस द इफेक्टिव ऑफ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ वेपन टू डिटरमाइन देयर लीगैलिटी। वही है कि ये सब कन्वेंशन क्या है, यूज़ किए जाते हैं कि कोई भी अगर चीज़ें हैं तो उसकी लीगैलिटी कितनी है, उसको कितना यूज़ किया जा सकता है। तो अगर ये सब अगर हम यूज़ करेंगे तो इससे हमारे सिविलियंस को भी हार्म होगा और इन्वायरमेंट को भी हार्म होगा। इस पूरे आर्टिकल अगर हम क्रस देखेंगे तो एक फॉस्फरस वेपन, फॉस्फरस जो वाइट फॉस्फरस है एक तरह से एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जिससे बॉम्ब्स वगैरह बनाए जाते हैं। और इसराइल जो है अभी इसी का यूज़ कर रहा है, लेकिन इसका यूज़ बहुत ज़्यादा डेंजरस है। जो हमारा CCW है, कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशनल वेपन, ये इसको जो है प्रोहिबिट करता है और ये बोलता है कि इसका यूज़ अगर आप करोगे तो इससे हमारे ह्यूमैनिटेरियन को लॉस होगा, ह्यूमैनिटेरियन लॉस होगा और इन्वायरमेंटल लॉस होगा। तो इसलिए राइटर बोल रही है कि अगर इसराइल इसी को यूज़ करता रहेगा तो इससे बहुत ज़्यादा लॉस होगा एनवायरनमेंट को और ह्यूमन को। तो इसराइल भी ये बोलती है, जो इसकी डिफेंस फोर्सेस है, कि हमें पता है तो वी आर थिंकिंग फॉर समथिंग एल्स, तो हम कुछ और देखने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो जो राइटर है वो वाइट फॉस्फरस का वो बता रहे हैं, एग्जाम्पल बोल सकते हैं, उसका केस स्टडी बता रहे हैं कि इससे ये हो सकता है, तो इसको यूज़ करना इजराइल डिफेंस फोर्सेस को बंद कर देना चाहिए। तो ये हमारे आर्टिकल्स हो गए। ये हमने गाज़ा का देख लिया, वाइट फॉस्फरस हमने देख लिया, बेंगलोर में मेट्रो जो है वो चल रही है। फिर इसके बाद में बात आती है हमारी अर्बनाइजेशन में हेल्थ एक बहुत ज़्यादा हमें इम्पॉर्टेंट रखना चाहिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट है कि विमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कम हो रहा है क्योंकि आफ्टर मैरिज ये ज़्यादा देखने को मिलता है। और भूटान और चाइना के टाइज हमें थोड़े से शॉक कर रहे हैं। बाकी आज के आर्टिकल्स इतने ही थे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।